हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पहले हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें तो लिख के सेंड कर सकते हैं या फिर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके ईमेल कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाइक कर दें। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें आसिफ आवान साहब ने इस्लामाबाद से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पे पंजाब के एक छोटे से गांव से है। और ये जो वाकया ये साहब शेयर करना चाहते हैं, ये वाकया इनके साथ इनके गांव के अंदर ही पेश आया था। ये बताते हैं कि 2019 और 20 चल रहा था और हमारा जो गांव था उस गांव के अंदर मेरे तकरीबन 5 या 6 के करीब दोस्त मौजूद थे। तो अक्सर जब भी कोई आउटिंग करनी होती, कोई भी प्रोग्राम करना होता, किसी इवेंट में जाना होता, तो हम लोगों की कोशिश होती थी कि जितने भी लड़के हैं हम लोग सारे के सारे काम एक साथ करें। तो वैसे ही इत्तेफाक से मेरे मामू जो कि उसी गांव में रहा करते थे, उनके ससुराल के अंदर किसी की डेथ हो गई। और जब उनके ससुराल के अंदर किसी की डेथ हुई तो मामू अपने साथ मुमानी और उनके जो बच्चे थे उन सबको लेके लाहौर के लिए रवाना हो गए। अब मामू उस वक्त जिस घर में रहा करते थे वो बेसिकली एक किराए का घर था। और ये जो घर था वैसे ही जैसे आमतौर पे गांव के घर बने होते हैं वैसे ही पुराना सा इसका स्ट्रक्चर था, जबकि छत के ऊपर एक कमरा भी मौजूद था। और अजीब बात यह थी कि जब से हमने मामू के इस घर में आना जाना शुरू किया था तब से ही ये जो छत के ऊपर कमरा था ना सिर्फ बंद रहा करता था, बल्कि हमारे पूछने के बावजूद भी मामू हमें कभी भी नहीं बताया करते थे कि इस रूम को बंद रखने की क्या वजह है। खैर, जब अपने बीवी बच्चों के साथ मामू अपने ससुराल के लिए रवाना हुए तो जाते जाते उन्होंने उनका जो घर था उस घर की चाबी मेरी मदर के हवाले कर दी और मेरी मदर को कहा कि 1-2 दिन में यहाँ पे चक्कर लगा लेना और अगर ज़रूरत महसूस हो तो घर की सफाई कर देना। अब जब मुझे पता चला कि मामू ने इस घर की चाबी मेरी मदर को दी है तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मामू के घर की चाबी आप मुझे दे दें। मेरे जो दोस्त हैं मैं उनके साथ किसी भी रात बारबेक्यू कर लूँगा, या जैसे आमतौर पे लड़के किसी भी घर में किसी भी जगह जमा हो जाते हैं और आपस में बातें किया करते हैं, तो वैसे ही मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनको किसी भी रात मामू के घर में बुला लूँगा। मेरे जिद करने के बाद मेरी जो मदर थी उन्होंने बिला आखिर मामू के घर की चाबी मुझे दे दी। मुझे इस बात का यकीन था कि मामू को वापस आने में कम से कम हफ्ता या 10 दिन लग सकते हैं। तो इसी दौरानिए में जो हफ्ते की रात थी मैंने अपने दोस्तों के साथ मामू की छत पे बारबेक्यू का और एक छोटी सी पार्टी का प्रोग्राम बनाया। अब हमारा ख्याल यही था कि मगरिब के बाद जो भी प्रोग्राम है उसको शुरू करेंगे और रात के 12 या 1 बजे तक इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। अब मेरे अलावा मेरे 5 या 6 दोस्त थे जिनको मैंने इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करना था। खैर, अपने दोस्तों से मशवरा किया, पैसों वगैरह का इंतज़ाम किया गया और यह तय पाया कि सैटरडे को 8 बजे सारे के सारे मेरे मामू के घर में छत के ऊपर, यानी जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर बारबेक्यू का प्रोग्राम करेंगे। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब सैटरडे का दिन आया तो हम जितने भी दोस्त थे वो दिन से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमने ना सिर्फ मगरिब से पहले पहले सारा सामान जमा कर लिया था, बल्कि मगरिब से पहले ही
हमने ऊपर जाके, यानी कि जहाँ पे मेन छत मौजूद थी, वहाँ पे 2 लाइटें लगा दी थीं ताकि रात में ये जो बारबेक्यू का प्रोग्राम है इसमें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। बहरहाल जब मगरिब के बाद का टाइम आया और हम सारे के सारे दोस्त वहाँ पे जमा हुए तो हमें पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते रात के तकरीबन 10:30-11 बज गए। अभी हमारा जो प्रोग्राम था वो आधा ही हुआ था और टिक्के वगैरह बनाने के बाद हमें उनको खाना भी था। खैर इसी दौरानिए में जबकि हम लोग सारे के सारे छत पे मौजूद थे तो मेरा एक दोस्त था, वो एक छोटा सा ऑडियो सिस्टम लेके आया था। तो उसने उस ऑडियो सिस्टम पे गाने बजाना शुरू कर दिए। अब जैसे ही गाने बजना शुरू हुए तो बज़ाहिर हम सारे के सारे जो लड़के थे उनके अंदर एक जान आ चुकी थी और हमारा जो प्रोग्राम था उसका मज़ा दोबाला हो चुका था। आधे घंटे तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन उसके कुछ देर के बाद हमें बाकायदा महसूस होने लगा कि जो स्टेयर्स हैं, जिन स्टेयर्स से चढ़ते हुए हम लोग छत के ऊपर आए, शायद उन स्टेयर्स से कोई नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। और ये जो आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि बाकायदा किसी के सीढ़ियों पे पाँव रखने की या उसके चप्पलों की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी। और ये जो सीढ़ियाँ थीं ये मुश्किल से 12 या 15 सीढ़ियाँ थीं, लेकिन अजीब बात ये थी कि मुसलसल सीढ़ियों पे किसी के चलने की या हमारी तरफ आने की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बावजूद भी जो कोई भी उन सीढ़ियों के ऊपर मौजूद था, ना ही वो ऊपर की तरफ आ रहा था और ना ही उसकी जो चलने की आवाज़ें थीं वो ख़त्म हो रही थी। कुछ देर तक हम लोग इंतज़ार करते रहे और फिर हम में से एक दोस्त था जो कि बहुत चुलबुला था, तो उसने वहीं से ही बैठे बैठे कहा कि भाई कौन है वहाँ पे, अगर ऊपर नहीं आना है तो सीढ़ियों पे बार बार चलना बंद कर दो। अब जैसे ही मेरे दोस्त ने इस तरह की बात कही तो कुछ देर के लिए एकदम से खामोशी हो गई और अब वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे जो भी सीढ़ियों पे मौजूद है वो या तो वापस नीचे चला गया है या फिर वो सीढ़ियों पे ही एक तरफ बैठ चुका है। इसी तरह तकरीबन 15 या 20 मिनट मज़ीद गुजरे और उसके बाद जो होना शुरू हुआ वो इस कदर अजीब था कि हम जितने भी दोस्त छत पे मौजूद थे सारे के सारे डर चुके थे। उसके बाद कुछ इस तरह से होना शुरू हुआ कि हमें बाकायदा सीढ़ियों के ऊपर से ऐसा महसूस होने लगा कि नीचे की तरफ से किसी ने सीढ़ियों के ऊपर चलना शुरू किया है और जैसे जैसे वो अपने कदम ऊपर रख रहा है या हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है तो मुसलसल घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। और बिल्कुल जब सीढ़ियाँ ख़त्म होने वाली थीं तो उस वक्त तक पायलों की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती रही और वहाँ पे आके ऐसा लगा कि जो भी सीढ़ियों पे मौजूद है वो आखिरी वाली सीढ़ी पे या जीने पे आके रुक चुका है। अब हम सारे के सारे दोस्त अजीब परेशानी के आलम में थे क्योंकि सीढ़ियाँ जो थीं वो बराह रास्त सामने नज़र नहीं आ रही थी। अगर आपको सीढ़ियों पे जाना है या वहाँ से जाके देखना है तो बाकायदा कोने पे जाके नीचे की तरफ उतरना पड़ता था। खैर हम लोग सारे के सारे उसी तरफ देख रहे थे कि शायद एकदम से कोई ना कोई सीढ़ियों से निकल के छत के ऊपर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम उवैस था, वो एकदम से खड़ा हुआ और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसका ये ख्याल था कि गांव के कोई ओबाश लड़के या बहुत ज़्यादा शरारती लड़के हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। खैर इसी चक्कर में जैसे ही वो सीढ़ियों के करीब पहुंचा तो बजाय इसके कि वो उधर से किसी को पकड़ता या हमें कहता कि देखो ये लड़के यहाँ पे छुपे हुए हैं, जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो एकदम से वो भागता हुआ हमारी तरफ आया और जब वो भागता हुआ हमारी तरफ वापस आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खौफ मौजूद है।
अभी जबकि हम उसकी तरफ देख ही रहे थे कि हमने देखा उन सीढ़ियों से एकदम से एक औरत निकल के छत की तरफ आई है और उसने बड़ा ट्रेडिशनल सा रेड कलर का लिबास पहन रखा है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे ही गांव की कोई औरत है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से हट के या सीढ़ियों से निकल के छत की तरफ आई है, तो जैसे जैसे वो अपने पाँव ज़मीन पे रख रही है, तो वैसे वैसे पायल की और घुंघरुओं की न सिर्फ आवाज़ आना शुरू हुई है, बल्कि इसके साथ साथ जैसे जैसे हमने उसके ऊपर मज़ीद गौर करना शुरू किया, तो हमने देखा कि उस औरत ने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी है। इसके साथ साथ उसके दोनों हाथों में सफ़ेद कलर की चूड़ियाँ मौजूद हैं और उसके जो बाल हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसने बीच की मांग निकाल रखी है। अजीब बात ये थी कि उस औरत की जो मांग थी, उस मांग में बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कि संदूर मौजूद है। बहरहाल इसी दौरानिए में कि जैसे ही वो हमारे सामने एकदम से आके खड़ी हुई, तो उसने कुछ अजीब सी आवाज़ में, यानी कि आप कह सकते हैं कि पतली सी आवाज़ में हमारी तरफ देख के कुछ बोलना शुरू किया। अब जैसे ही उसने कुछ बोलना शुरू किया, तो पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, लेकिन जब हमने उसके अल्फाज पे मज़ीद गौर किया तो ऐसा लगा जैसे वो नाक से अपनी आवाज़ निकाल रही है और वो कह रही है कि ये जो जगह है यहाँ से नीचे वापस चले जाओ, ये हमारी जगह है और यहाँ पे हम रहा करते हैं। अब उस औरत ने जैसे ही इस तरह की बात की, तो उस वक्त तक ना मैं बल्कि ना मेरे दोस्त ये समझ पाए थे कि हमारे सामने जो लड़की या औरत मौजूद है वो कोई इंसान नहीं है। बहरहाल हमारा जो एक दोस्त था जो कि थोड़ा सा दीन के करीब था और उसको सूरह बकरा मुकम्मल तौर पे पूरी याद थी, उसने एकदम से देखते ही देखते सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयत हैं उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। अब जैसे ही हमारे दोस्त ने उस औरत के सामने सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत करना शुरू की, तो एकदम से वो जो औरत थी बहुत गुस्से की हालत में न सिर्फ मेरे दोस्त की तरफ देखने लगी, बल्कि ऐसा लगने लगा जैसे वो उड़ती हुई या भागती हुई एकदम से मेरे दोस्त के पास जाएगी और वो उसकी जान ले लेगी। बहरहाल जब मेरे दोस्त ने ये सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू की, तो मेरे दिमाग ने भी थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया और मुझे भी अब लगने लगा कि ये जो औरत है कि जिस तरह से अपनी नाक से आवाज़ निकाल रही है, शायद ये इंसान नहीं है। और इसी दौरानिए में जब मैंने उसके पाँव की तरफ देखना शुरू किया, तो वाकई में उस औरत के जो पाँव थे कुछ टेढ़े से पाँव थे और ऐसा लग रहा था उसके पाँव में 5 के बजाय 3 बड़ी बड़ी सी या लंबी लंबी सी उंगलियां मौजूद हैं। उसके हाथों पे भी जब मैंने गौर करना शुरू किया, तो उसके हाथों पे भी बेतहाशा बाल मौजूद थे। बहरहाल अजीब बात ये थी कि जो मेरा दोस्त था जो मुसलसल तिलावत कर रहा था, तो उसके तिलावत करने पे वो जो औरत थी उसने एकदम से उल्टे कदमों के साथ वापस पीछे की तरफ चलना शुरू किया। उसका जो मुंह था या उसका जो जिस्म था उसका रुख हमारी तरफ था, जबकि उसके जो पाँव थे वो इस तरह से बढ़ रहे थे जैसे कि उसके पाँव उल्टे पाँव हों। और वाकई में ऐसा ही था कि वो उल्टे पाँव के साथ एकदम से देखते ही देखते सीढ़ियों से ना सिर्फ नीचे उतरी, बल्कि इसके साथ साथ उसके मुंह से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है या अपने मुंह से गुर्राने की आवाज़ें निकाल रही है। बहरहाल जैसे ही वो औरत सीढ़ियों से नीचे की तरफ गई, तो मेरा जो दोस्त सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था वो हम सबको कहने लगा कि एकदम से मेरे करीब आ जाओ और जितनी भी कुरानी आयत तुम लोगों को आया करती हैं तुम भी उनकी तिलावत शुरू कर दो। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम सारे के सारे दोस्त ना सिर्फ छत पे वहीं पे खड़े रहे, बल्कि हम लोग इस कदर डर चुके थे कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीढ़ियों के रास्ते से इस घर से बाहर निकल के
अपने घर की तरफ जा सकें। खैर, हमारा वो जो दोस्त था जिसने सूरह बकरा पूरी मुकम्मल तौर पे हिफ्स की हुई थी, उसने ही हमें हौसला दिया और उसने ही हमें समझाया कि जो औरत सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर की तरफ आई थी, ये यकीनन कोई चुड़ैल या फिर पिछल पैरी थी। अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद जब हम सबके औसान बहाल हुए तो हमने जो प्रोग्राम था इसको जल्दी जल्दी ख़त्म किया और फिर एक ग्रुप की सूरत में तिलावत करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। खैर, हम सारे के सारे दोस्त जब अपने अपने घरों पे चले गए तो हमारे उस दोस्त को छोड़ के, जो कि मुकम्मल तौर पे तिलावत कर रहा था, बाकी जितने भी दोस्त थे सारे के सारे दोस्तों को तकरीबन 1 हफ्ते तक शदीद बुखार रहा। और उसके बाद जब हमारे मामू वापस आए और मेरी मदर ने उनसे इस वाक़े का जिक्र किया तो मामू का यही कहना था कि उनके घर में और उनके घर की बैक साइड पे इस तरह की एक चुड़ैल या पिछल पैरी रहा करती है, जो अक्सर रात के औकात में मुख्तलिफ लोगों को न सिर्फ नज़र आया करती है बल्कि उसकी पूरी कोशिश होती है कि जो भी इतनी रात में उसके सामने आ जाए वो उसको डराने के साथ साथ उसकी जान लेने की कोशिश करे। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें सलमान अहमद साहब ने कराची डिफेंस से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनकी जो रिहाइश है, वैसे तो ये गुलशन इकबाल में रहा करते हैं, लेकिन इनका जो ऑफिस है बेसिकली एक इस तरह का ऑफिस है जहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स से, ख़ास तौर पे यूरोपियन कस्टमर से डीलिंग की जाती है। तो ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस में काम की वजह से मुझे 12, 1, कभी कभी 2 बजे तक रुकना होता है। अब इनका जो ऑफिस है ये नहीं चाहते कि उस बिल्डिंग का या उस इदारे का नाम लिया जाए। बहरहाल ये बताते हैं कि डिफेंस के अंदर फेज़ 5 में न सिर्फ इनका ऑफिस मौजूद है बल्कि इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड +2 पे मुश्तमिल रेस्टोरेंट भी मौजूद है। और ये जो रेस्टोरेंट है ये गए वक्तों में न सिर्फ ऑपरेशनल था बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मौजूद हुआ करते थे। अब अल्लाह जाने किन वजूहात की बिना पे इस रेस्टोरेंट को न सिर्फ बंद कर दिया गया था बल्कि उसके बाद से किसी और ने इस रेस्टोरेंट को खोलने की या इस जगह को ख़रीदने की कोई कोशिश नहीं की। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि रात के 1 या 1:30 बज गए और जब मैं ऑफिस से निकला तो मेरा जो ऑफिस है, जब मैं उस रूम से बाहर निकलता हूँ तो रूम से बाहर निकल के जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद हैं मैं उस तरफ जाता हूँ। और जब मैं उस तरफ जाता हूँ तो अल्टीमेटली जब आप स्टेयर्स पे होते हैं तो आपकी नज़र सामने की तरफ पड़ा करती है। और इत्तफाक से जब भी मैं नीचे उतरता हूँ तो वो जो अबंडेंट रेस्टोरेंट है या आप बेंगलो कह सकते हैं, जो भी है, मेरी हमेशा उस तरफ नज़र पड़ती है। तो वैसे ही रात के 1 या 1:30 बजे का टाइम था और जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो निकलते ही जब मैं स्टेयर्स पे आया तो मेरी नज़र सामने उस अबेंडेंट रेस्टोरेंट पे पड़ी। तो मुझे वो जो रेस्टोरेंट था उसकी सीढ़ियाँ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही थी। अब जैसे ही मेरी नज़र उन स्टेयर्स पे पड़ी तो पहले मुझे ऐसा लगा कि उन स्टेयर्स पे एक औरत या एक लड़की जो कि मुश्किल से 17 या 18 साल की लग रही है वो बैठी हुई है। अब क्योंकि हमारी जो स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स के बिल्कुल सामने उस रेस्टोरेंट की स्टेयर्स मौजूद हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि सामने कौन मौजूद है और वो क्लियरली देखा जा सकता है। खैर, वो जो लड़की थी उसने शायद सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे 4वीं या 5वीं सीढ़ी के ऊपर वो बैठी हुई है। पहले जब मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी तो ऐसा लगा वो लड़की भी मेरी तरफ ही देख रही है। और जब मैंने उसके चेहरे पे ज़रा सा गौर करना शुरू किया तो इस अंधेरे में बज़ाहिर ऐसा लग रहा था
जैसे उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा जला हुआ या झलसा हुआ चेहरा है, और उसके साथ साथ उसके जो बाल हैं वो कुछ कर्ली टाइप के बाल हैं, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसके बालों में बेइंतहा मिट्टी या डस्ट मौजूद है। खैर, अभी कि मैं उसके चेहरे पे या उसकी शक्ल पे गौर कर रहा था, तो देखते ही देखते वो जो भी लड़की थी, उस लड़की ने एकदम से अपने जो हाथ थे वो ऊपर की तरफ उठाना शुरू किए, जैसे कि आमतौर पे अपने आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया करते हैं। और जैसे ही उस लड़की ने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया, तो इस दौरानिए में उसने मेरी आंखों की तरफ या मेरी तरफ मुकम्मल तौर पे देखना शुरू किया। अभी जबकि मैं इस मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लगा जैसे देखते ही देखते उस लड़की के जो हाथ हैं वो ना सिर्फ लंबे होना शुरू हो चुके हैं, बल्कि उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब लगने लगा है कि अगर मैं कुछ सेकंड्स मज़ीद यहाँ पे रुका, या मैंने उस औरत की तरफ मज़ीद कुछ सेकंड देखा, तो उसके हाथ इस कदर लंबे हो जाएंगे कि वो ना सिर्फ मेरी तरफ आ जाएंगे, बल्कि हो सकता है वो दोनों हाथों से मेरी गर्दन को दबोच ले। खैर, मैंने फ़ौरन से बाकी जो भी सीढ़ियाँ थी उनकी तरफ ध्यान दिया और जैसे तैसे उतर के नीचे आ गया। अब एक दो दिन बड़ी परेशानी के आलम में गुजरे, और जब भी मैं ऑफिस से निकलता तो अब मेरी नज़र सामने के बजाय नीचे की तरफ यानी स्टेयर्स पे हुआ करती थी। इसी तरह 3-4 दिन के बाद इत्तफाक से जब मेरी सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि यार, ये जो सामने रेस्टोरेंट मौजूद है, इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है? तो कहने लगा कि साहब, इतनी ज़्यादा बातें तो नहीं पता, लेकिन इस रेस्टोरेंट के बारे में मोहल्ले वाले, ख़ास तौर पे जो मुझसे पहले गार्ड था, वो बताया करता था कि जो रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पे अक्सर उसने एक औरत को घूमते हुए या टहलते हुए अपनी आंखों से देखा है। जबकि जो रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में ना कोई रहा करता है, ना ही इसके मालिकान का कुछ पता है, और ना ही यहाँ पे स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह मौजूद हैं। अब जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे थोड़ा सा यकीन हो चला कि वाकई में इस अबंडन रेस्टोरेंट के अंदर कोई ना कोई इस तरह की मखलूक ज़रूर मौजूद है। और अभी 4 या 5 दिन पहले भी मुझे ऐसा ही लगा। जैसे ही मैं अपने ऑफिस की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़र सामने पड़े, लेकिन होता है ना कि कभी कभी आप जिस चीज़ से बचना चाहते हैं वही आपके साथ हो जाया करता है। तो इत्तफाक से आप समझ लें कि 1 सेकंड के लिए जब मेरी नज़र सामने पड़ी, तो बाकायदा मैंने सीढ़ियों के ऊपर उस लड़की को खड़े हुए देखा, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे देखने की ही मुंतज़िर थी। अब मुझे नहीं पता ये सब क्या है और क्यों हो रहा है, और बिला आखिर वो लड़की कौन है जो मुझे अक्सर नज़र आती है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि अगर वो इस तरह की कोई बुरी मखलूक है, तो अल्लाह ताला मुझे उस मखलूक के शर से महफूज रखें।